हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 31 अगस्त 2023। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है विश्व संस्कृत दिवस के बारे में। आपसे ये प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछेगा कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है या कब से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन संस्कृत को लेकर आपसे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे भाषा के स्तर पे क्या ये हमारी राज्य भाषा है? दूसरा, क्या इसे भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है? तीसरा, क्या ये शास्त्रीय भाषा है? चौथा, इसके प्रतिपादक कौन थे? पांचवा, वो जो प्रतिपादक थे उनकी कौन सी पुस्तक थी? छठा, जो वो प्रतिपादक थे वो किस राजवंश से रिलेटेड थे? सातवां, उन प्रतिपादक की जो पुस्तक थी उसमें क्या क्या वर्णन है? आठवां, कंपैरिजन करने को इन सारी चीज़ों से। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न न केवल आपका हिस्ट्री से, न केवल पॉलिटी से, बल्कि आपके कई प्रकार के डायमेंशन से पूछा जा सकता है और यूपीएससी ने प्रीवियस में पूछे भी हैं। तो हम एक एक करके उन सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं और इस आर्टिकल को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। ठीक है, भारत संस्कृत दिवस नहीं, विश्व संस्कृत दिवस, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि पूरे विश्व में भारत की जो प्राथमिक भाषा थी संस्कृत उसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, कुछ बच्चों को तो लगता होगा सर संस्कृत क्या होती है, खासतौर पे वो बच्चे जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो संस्कृत वास्तव में उस भाषा को आज के दौर में कहते हैं जो मंत्रों के रूप में या जो उच्चारणों के रूप में बोली जाती है। जैसे संस्कृत के कुछ श्लोक होते हैं, न त्वम काम्ये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, एक और है वृत्त यत्नेन संदच्छेत च वित्तमया याति च क्षीणो वृत्तस्ता क्षीणो क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता। ये ऋग्वेद के हैं। और भी कई सारे मंत्र हैं जो हम लोग पूजा पाठ में हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, है ना। तो वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा एथिक्स की क्लास में। अभी बस समझ जाओ उसको संस्कृत बोलते हैं। ठीक, पहला कब मनाया गया था? 1969 में। अब देखो, जब भी ऐसी डेट आप देखा करो ना तो मन में दिमाग खोला करो। कैसे कि 1969 का दौर में क्या क्या चल रहा था, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, हरित क्रांति शुरू हुई थी तो वो किस पंचवर्षीय योजना में थी, यहाँ क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था तो कितनी बैंकों का हुआ था, किसका शासनकाल था उस समय, कौन प्राइम मिनिस्टर था, है ना। तो ऐसे प्रश्न भी जब आप करोगे ना हर टॉपिक में तो आपको एक ही टॉपिक में बहुत गहराई आ जाएगी और यही तो यूपीएससी चाहती है। ठीक है, यूपीएससी डायरेक्टली आपसे कभी नहीं कहती कि उसको डेप्थ में नॉलेज चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली उसका पर्पज़ यही होता है कि जब आप कुछ भी पढ़ रहे हों तो उसमें गहराई होनी चाहिए और इसी तरह की गहराई चाहिए। गहराई का मतलब वो ये नहीं पूछती है कि 2023 31 अगस्त ही था, 2023 कहीं 30 अगस्त तो नहीं था, ये नहीं पूछती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष की श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ये एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान और व्याकरणविद पाणिनि की जयंती पर आधारित है। इस पर प्रश्न पूछेगा और पूछ भी चुका यूपीएससी ने आपसे। 2020 के समय में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है कि पाणिनि किसके दरबार से रिलेटेड थे। हालांकि ऐसा नहीं था, उसने पाणिनि को दे दिया था कि वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार से रिलेटेड थे, जबकि पाणिनि नहीं है, पतंजलि रिलेटेड थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार से। तो ये पता होना चाहिए कि पाणिनि कब हुए। तो पाणिनि हुए थे 5वीं से 6वीं बीसी के दौर में, मतलब सिकंदर के टाइम पीरियड पे पाणिनि हुए थे और शुंग उनके बाद वंश आता है। तो हिस्ट्री में तो पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप समझ जाओ। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है पुस्तक? व्याकरण पर आधारित है, लेकिन वो केवल व्याकरण पर ही आधारित नहीं है, उसमें समाज के, धर्म के, रीति रिवाज की, शिल्प कलाओं की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अष्टाध्यायी उसका नाम क्यों है? क्योंकि उसमें 8 अध्याय हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई इतनी बातें। चलिए अब थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं। महत्व वही है कि संस्कृत को प्रमोट करने की बात की जाती है। मुख्य तथ्य क्या है कि ये इंडो आर्यन भाषा है। इंडो आर्यन का मतलब इंडिया का रीजन और आर्यन जहाँ से आए, आर्य प्रजाति जिसको हम बोलते हैं ना कि मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे। सबसे पुरानी भाषाओं में से एक मानी जाती है। उत्पत्ति लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी, ये कुछ नहीं पूछेगा। इसको देववाणी बोलते। देववाणी मतलब देवताओं की भाषा। क्यों? क्योंकि मंत्र और आराधना और प्रार्थना और उपासना
ये तीनों जो पद्धतियाँ होती हैं या नवधा जो भक्ति होती है, ये सब के सब इसमें संस्कृत श्लोकों का इस्तेमाल किया जाता है ना। नवधा भक्ति हम पढ़ाएंगे जब आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताएंगे, ठीक। इसे वैदिक और शास्त्रीय दो भागों में विभाजित किया जाता है। देखो, एक संस्कृत होती है वैदिक, जो काफ़ी जटिल है, जो हमारे ऋग्वेद में, उपनिषद में और पुराणों में यूज की गई है। वैदिक संस्कृत काफ़ी जटिल है, उसके एक एक मंत्र बड़े टफ होते हैं। और जो शास्त्रीय है, मैंने जो अभी आपके सामने बोला ना, वृत्त यत्नेन संदच्छे च वित्तमया याति च क्षीणो वृत्तस्ता क्षीणो क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता, ये शास्त्रीय है, ठीक है, ये वैदिक नहीं है। क्लियर इतनी बातें? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ ऋग्वेद आपने देखा तो पता हो कि ऋग्वेद का टाइम पीरियड क्या था, 1500 से 1000 BC के टाइम यहाँ का समाज कैसा था, रीति रिवाज कैसे थे, ऋग्वेद का मतलब क्या है, इसमें कितने टॉपिक हैं, कौन सा पहला जोड़ा गया, कौन सा अंतिम, लिंक करो चीज़ों को। उपनिषद क्या है, इनका क्या मतलब, पुराण कितने हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, है ना। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो भारत की 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाएं शामिल हैं। अब ये 22 कैसे शामिल हुई, तो आपको पता हो कि पहले कितनी थी हमारे यहाँ, 15, फिर हमने 21, 71 और 92 अमेंडमेंट के जरिए कई भाषाओं को ऐड किया, ठीक है। जैसे सिंधी, कोंकणी, मैथिली, इन सारी चीज़ों को हमने ऐड किया। बोर्ड मास नियम आता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया के अलावा 6 शास्त्रीय भाषाओं में भी है, अर्थात शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत भी आती है। इस पे भी प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है 2014 में और 2015 में, अभी सब दिखा दूंगा, ठीक है। उत्तराखंड की दूसरी भाषा है और कर्नाटक के मत्तूर गांव में सभी लोग बोलचाल में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं एक बार बैक ईयर दिखा दें ताकि आपका दिल भी खुश हो जाए। तो ये देखो 2014 का पेपर है। 2014 में 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषाएं या क्लासिकल भाषाएं हैं, ठीक। इसलिए कहता हूँ इंग्लिश पता हो। अब श्रेणी का क्या मतलब होता, पता ही ना होता, तो क्लासिकल लैंग्वेज ही हमेशा बोला करो, ठीक। तो आपने अभी पढ़ा कि गुजराती तो कहीं पे भी नहीं है, इसको कट कर दो गुजराती को। कन्नड़ और तेलुगु आपने पढ़ा है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, यानी तीसरी तो थी, अर्थात इसका हमारा सी आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पे आंसर कर सकते हैं। फिर इसी तरह का एक प्रश्न यूपीएससी ने 2015 में भी पूछा है। हाल ही में, ये उस समय करंट का क्वेश्चन था, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, उड़िया, कोंकणी, भोजपुरी, असमिया। तो भोजपुरी तो पता है नहीं है, असमिया भी नहीं है, इन दोनों में से कोई होगी, तो यहाँ पे क्या था, उड़िया था, ठीक है। तो 75 का ए हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब 2020 में भी यूपीएससी ने ऐसा ही एक प्रश्न पूछा था, मैं आपको दिखा दूं। 2020 में, एक मिनट कहाँ गया, ये तो 2020 का, हाँ। तो इसमें मैं देखो आपको दिखाता हूँ, इसका शायद है 30 के आसपास का कोई नंबर का क्वेश्चन था, 31 या 32 के आसपास होगा, 35। ये देखिए क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में जिसको फैक्ट पता थे, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर था, वो इसको कर लेता। जैसे आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हो, तो आपको पता है कि नहीं सर ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका, दूसरा आपका गलत, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, ये कट हो गया। और वैसे भी पहले से आपको पता हो कि पाणिनि पुष्यमित्र से नहीं रिलेटेड है, पतंजलि रिलेटेड है, ठीक। तीसरा 100% कन्फर्म था कि चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है, कालिदास। अब जैसे आपने यहाँ पे कालिदास को पढ़ा, अमर सिंह को पढ़ा, पाणिनि को पढ़ा, तो जब हम आपको एमसीक्यू की क्लासेस कराएंगे बैक ईयर की, तो इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और ये भी बताएंगे कि अब नया क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक। अभी तो मैं बस मुंह दिखाई करवा रहा हूँ बैक ईयर के क्वेश्चंस की, ठीक है। तो मैंने सारे बैक ईयर आपको दिखा दिए। चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है वो है अमेरिका और पलाऊ के बीच समुद्री प्रबंधन पर समझौता। ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि समझौता हुआ था या नहीं हुआ था, दोनों दोस्त हैं या दुश्मन हैं, नहीं पूछेगा। मैंने बस इसलिए ये टॉपिक डाला क्योंकि पलाऊ की लोकेशन इम्पॉर्टेंट है।
पहला क्वेश्चन कहाँ पे है पलाऊ? पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। कल अगर आपने क्लास पढ़ी होगी अल नीनो और ला नीना के बारे में, तो यही रीजन था जो सबसे ज़्यादा हीट होता है, ठीक। तो यहाँ से आप लिंक कर सकते हो कि पलाऊ में अगर बारिश तभी होगी जब ला नीना होगा, ठीक है। अल नीनो होगा तो वापस चली जाएगी। तो ऐसे कहते हैं कि इन्हीं को मैं बोलता हूँ हुकिंग टैग सिस्टम एजुकेशन का, जो चीज़ों को बार बार याद कराए, ठीक। अब यहाँ पे और लोकेशन देख सकते हो, फिलीपींस देख सकते हो, पापुआ न्यू गिनी देख सकते हो, इंडोनेशिया देख सकते हो, सोलोमन आइलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नौरू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है नौरू को लेकर शायद न्यूज इसलिए में चर्चा में रहा है कि ये नया देश बनाया गया है, ठीक है, नया गणतंत्र बना, जैसे हमारे यहाँ 192 कंट्री है ना पूरे विश्व में, तो उसमें ये नया एक देश बना है। पलाऊ इसलिए चर्चा में आज से 2 साल पहले था क्योंकि यहाँ पे सनस्क्रीन जैसे होता है ना, आप लोग क्रीम जो देवियाँ लगाती होंगी कि धूप में निकलेंगी तो काली ना हो जाए, तो वो जो क्रीम थी उसको यहाँ पे बैन किया गया था। ये शायद 2017 का करंट का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें यहाँ पे अब देख लो। अब जब भी आपको दिमाग में आएगा पलाऊ कहाँ पे, अब ये क्या किया करो, जो आपके घर की दीवार में जो मैप लगा है वहाँ पलाऊ को ऐसे हाईलाइट कर लिया करो भाई साहब, फिर आपको ना चीज़ें समझ में आएंगी। देखो जितना दिमाग को चलाओगे उतना ही आपके काम आएगा, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मुझे याद है 22 अगस्त के जब करंट अफेयर्स को मैं पढ़ा रहा था तो इस शब्द को ही मैं भूल गया था क्योंकि बहुत दिन बाद क्लास शुरू की थी, ठीक है। अगला है महेंद्रगिरी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समंदर का सिकंदर महेंद्र बाहुबली, है ना। एक बाहुबली हम और नाम देते हैं किसको? LVM-3 रॉकेट को, जो चंद्रयान 3 को ले गया। पहले इसका क्या नाम हुआ करता था? मैक 3, ठीक है। तो ऐसे देखो लिंक करा दिया मैंने आपका। अब यहाँ पे महेंद्र बाहुबली इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक तरह का फ्रिगेट है। पहला क्वेश्चन तो ये दिमाग में होना चाहिए कि फ्रिगेट क्या होता है। फ्रिगेट में यहाँ पे बंदूकें लगी होती हैं, ठीक है, जैसे ये बंदूक लगी है, ये रडार सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर को लॉन्च करने का, और ये छोटे होते हैं। जैसे हम कई प्रकार की चीज़ें पढ़ते हैं ना पानी में, जैसे पनडुब्बी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक हम लोग पढ़ते हैं युद्धपोत पढ़ते हैं, जिसमें से विक्रांत का आपने नाम सुना होगा, ठीक। और एक ये है फ्रिगेट, समझ गए। पनडुब्बी का काम क्या होता है? पानी के अंदर गहराई में काम करना। युद्धपोत का क्या काम होता है? चलता फिरता रनवे। रनवे का मतलब जहाँ पे हम काफ़ी सारे फाइटर जेट को खड़ा कर सकते हैं। फ्रिगेट का मतलब क्या होता है? इन दोनों के बीच की स्थिति, मतलब चलती फिरती टैंकर, या कह सकते हो कि चलता फिरता तोप, ठीक है, ये समझो आप। ये क्या करता है? जो छोटे मोटे जो डाकू लुटेरे टाइप के लोग होते हैं ना, उनके जहाज़ों को टारगेट करता है, ठीक। और ये छोटा होता है साइज में, पनडुब्बी युद्धपोत और पनडुब्बी की तुलना में, तो ये मूव काफ़ी तेज़ी से करता है और स्पीड इसकी काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है। तो इनको आप कह सकते हो जो हमारे कोस्ट गार्ड होते हैं वो समुद्र तट की रक्षा करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक। तो आपसे पहला प्रश्न यही पूछेगा कि महेंद्रगिरी क्या है, तो आप बता सकते हो कि सर ये फ्रिगेट है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यूपीएससी ने इस पर प्रश्न पूछा है 2016 में, ठीक है। वो है अस्त्र धारणी को लेकर, अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत इस महेंद्रगिरी फ्रिगेट का निर्माण किया गया है। 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है महेंद्रगिरी नाम कहाँ से आया? तो उड़ीसा राज्य में जो पूर्वी घाट की एक पर्वत चोटी है उस पर यह नाम लिया गया, ठीक। आप हमेशा पढ़ते हो इन्वायरमेंट में या ज्योग्राफी में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इनमें कई प्रकार की पहाड़ियाँ हैं। चाहे नल्ला माला, जैसे इधर से जब पढ़ते हो आप पूर्वी घाट में तो शेषाचलम, नल्ला माला, है ना, ये सब पढ़ते हो। इधर जब आप पढ़ते हो तो आपको अनाईमुडी, नीलगिरी, है ना, ये सारी पहाड़ियाँ आपको मिलती हैं, कार्डमम मिलती है। तो इन सब को हम ज्योग्राफी में कवर कराएंगे, इवन अपने मैपिंग की क्लास में भी कवर कराएंगे। अभी बस इतना समझ लो कि हाँ उड़ीसा राज्य में पूर्वी घाट की एक चोटी है, ठीक। प्रोजेक्ट 17A क्या है? ये फ्रिगेट से रिलेटेड है, अर्थात ये 7 फ्रिगेट का निर्माण कर रहा है, जिसमें शिवालिक, नीलगिरी ये सब आती हैं। अभी मैं उन 7 को भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो फ्रिगेट का निर्माण कर रहा। अगला क्वेश्चन कि स्टील्थ फीचर से लैस है। स्टील्थ फीचर का मतलब ये होता है कि जैसे ये जो किनारा है ना इनका, एक मिनट रुको पहले इसकी सफाई कर दूँ, है ना, ये जैसे इसमें आप देख रहे होंगे
कि ये जो किनारा है, जैसे ये है ना, ये किनारा या ये बंदूक के पास के ऊपर का ढक्कन या यहाँ का, ये कहने मतलब पूरी की पूरी जो बॉडी बनाई जाती है वो स्टील का यूज करके बनाई जाती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि दुश्मन देश के रडार इसको उतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं जितनी जल्दी करना चाहिए। समझ गए? बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है कि स्टील फ्रिगेट क्या है क्या नहीं है, बाकी आप ये पढ़ लो, किसी काम का नहीं है। ठीक। प्रोजेक्ट 17 है, समझ गए किससे रिलेटेड है? फ्रिगेट के निर्माण से। कौन दो कंपनियां बनाएंगी, नाम देख लो। अब जैसे गंदे टाइप के जो कोचिंग संस्थान हैं, गंदे का मतलब जो अपने आप को दावा करते हैं कि वो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, वो गंदे टाइप के लोग क्या करते हैं, इनका नाम तक देकर क्वेश्चन बना देंगे कि मंझगांव डाक शिपयार्ड्स और गार्डन रिच शिपयार्ड ने मिलकर इस प्रोजेक्ट 70A को बनाया। अरे क्यों पूछेगा ये सब? यूपीएससी की स्पिरिट को समझो ना, वो क्या चाहती है आपसे, वो पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते। प्रोजेक्ट 17A के तहत पहला जो लॉन्च किया गया उसका नाम था नीलगिरी, दूसरा उदयगिरी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वो सातों कौन कौन से थे। तो देखो, एक पहला नीलगिरी, दूसरा उदयगिरी, तीसरा दूनागिरी, चौथा विंध्यगिरी, फिर तारागिरी, फिर हिमगिरी और ये महेंद्रगिरी। समझ गए? जितने गिरी हैं ये सबके सबके यहाँ फ्रिगेट्स हैं। ठीक, बस। INS तारागिरी का मतलब क्या है? देखो, तारागिरी तो नाम से समझ गए, तारागिरी। ठीक, INS का क्या मतलब है? INS इसका पूरा नाम होता है इंडियन नेवल सिंपोजियम। समझ गए? हिंदी में आप निकाल लेना, क्योंकि हिंदी इसका मुझे नहीं पता है। भारतीय नौसैनिक तो पता है, उसके आगे का नहीं पता है। तारागिरी क्या है? ये गढ़वाल यानी कि हिमालय की एक पहाड़ी श्रृंखला है। जैसे अभी महेंद्रगिरी पड़ी, कहाँ की? उड़ीसा की। अब देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है एक नया प्रकार का। अगर मैं हूँ ना यूपीएससी में क्वेश्चन बनाने वाला, और धोखे में भी अगर यूपीएससी ने मुझको बुला लिया, तो भाई साहब लगेगा तो हर बच्चे को कि पढ़ा हुआ है, लेकिन ना तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कभी जीवन में मैच कर पाएगा, और ना ही उनकी थिंकिंग, वो कभी हमारी थिंकिंग को पकड़ पाएंगे। मैं क्या करूँ, एक क्वेश्चन बनाऊँ जैसे तारागिरी है, महेंद्रगिरी है ना, इन सब पहाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन बनाऊँ। कैसे कि अगर कोई व्यक्ति महेंद्रगिरी पहाड़ी से उतर कर तारागिरी पहाड़ी की ओर जाना चाहता है, तो उसको अन्य कितनी पहाड़ियों से होकर गुजरना पड़ेगा, बताओ। और उनमें नीचे नाम दे दूँ, ये, और उसमें यही सब नाम दूँ, शेषाचलम, ठीक है, मलयागिरी, और क्या बोलते हैं, नीलगिरी, अनाईमुडी, कार्डमम। कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। अजंता, एलोरा सब दे दूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें बस आप पढ़ लेना। इसे सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से लैस किया गया। देखो, लैस किया गया ये तो आपको नहीं याद रखना है, बस ये याद रखो कि सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली क्या है। तो देखो, इसमें बिल्कुल सिंपल सा है। आप हमेशा पढ़ते होगे सोनिक। सोनिक का मतलब ये होता है कि ध्वनि की आवाज़। ठीक है, ध्वनि की आवाज़ कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ध्वनि की आवाज़ होती है। इसी सोनिक से जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते जाते हैं तो वहाँ पे हमारी स्पीड बढ़ती जाती है, और इसी 332 मीटर पर सेकेंड को शॉर्ट में बोलते हैं 1 मैक। ठीक है, यानी कि 1 मैक। क्लियर? तो इस सोनिक में क्या आता है? सुपरसोनिक आता है। ठीक, सुपरसोनिक की स्पीड मानी जाती है 2 से 3 मैक की। 2 से 3 मैक का मतलब 332 गुणे 2 या 3। ठीक है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। हाइपरसोनिक किसको बोलते हैं? हाइपरसोनिक बोलते हैं 5 गुणे को, यानी कि 5 गुना जिसकी स्पीड हो ध्वनि से ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक। और कई बार क्या है कि आप इन सारी चीज़ों को हटा दो, अगर सिंपल कोई आपसे पूछे कि 1 मैक बराबर कितना होता है, तो आप कह सकते हो कि 720 मील पर घंटा, प्रति घंटा। आपने पहले की क्लास में मील पढ़ा था, कितना था? 1.6 किलोमीटर। ठीक है, और जब समुद्री नॉटिकल मील की बात करते हैं तो 1.85 होता है। अब मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ कि 720 मील प्रति घंटा कैसे हो गया 320 मीटर पर सेकेंड का। तो जैसे आपने पढ़ा 332 क्या है? मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 332 मीटर को पहले हम बनाएंगे किस में? मिनट में, सॉरी सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का गुणा करेंगे, और फिर इसी मिनट में हम 60 का गुणा करेंगे तो घंटा हो जाएगा। ठीक, जब इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 19,200 × 60, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,52,00, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, यानी 11,52,000 आपको यहाँ पे क्या मिला? मीटर प्रति घंटा।
अब आपको क्या करना है, इसको किलोमीटर में बनाना है तो इसमें हम 1000 का डिवाइड कर देंगे। ठीक, इससे 3 जीरो कट गए तो हमारा कितना बचा, 1152 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए मील में स्पीड। ठीक है, तो हम 1152 में 1.6 का डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अब जब 1.6 का डिवाइड करेंगे तो आपका 720 मील प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे इसको निकालना होता है। समझ के इतनी बातें, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, बाकी आपको यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं करना है। अब बात आती है लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग और वाई गुणसूत्र। देखो, इस आर्टिकल को मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, बस बेसिक चीज़ें बता दूंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटेल में पढ़ने से एक तो फ़ायदा नहीं है कोई, हाँ जानकारी बहुत मिलेगी। इस आर्टिकल में एक पर्सनल जीवन जीने के लिए काफ़ी सारी जानकारी है। ठीक, तो मैं इस आर्टिकल को अपनी जब साइंस एंड टेक की क्लास आएगी वहाँ पे जब बायो के पार्ट को पढ़ाऊँगा या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो नई नई टेक्नोलॉजी हुई हैं वहाँ पे जब पढ़ाऊँगा तो डिटेल में पढ़ाऊँगा। और डिटेल में पढ़ाने का फ़ायदा क्या है, डिटेल में पढ़ाने का ही फ़ायदा है कि तब आप समझ पाओगे कि गुणसूत्र क्या होते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पाए जाते हैं उस केंद्रक में और क्या क्या होते हैं, कोशिका क्या होती है, डीएनए क्या होते हैं, आरएनए क्या होते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है, वैसे मैंने पढ़ा दिया है। लेकिन कहने का मतलब वहाँ पे और अच्छे से आप समझ पाओगे। अब जैसे यहाँ केवल है वाई गुणसूत्र, ठीक, तो एक्स गुणसूत्र क्या है, टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, इनके क्या उपयोग होते हैं, क्या इनके नुकसान हैं, महिलाओं में कितने होते हैं, पुरुषों में कितने होते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कहने का मतलब है कि अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है और आप में से अधिकांश बच्चों ने जिनका बैकग्राउंड साइंस का या बायो का नहीं होगा उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, और जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो फिर वो थोड़ा इस चीज़ को रोक दें और केवल जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी है उसको बस समझ लें। हाँ, मोटे स्तर पे मैं बता दूंगा कि ये क्या होते हैं, लेकिन डेप्थ में जाने की कोशिश मत करना। और दूसरी चीज़, बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं बायो की शब्दावली का यूज करते हुए बताऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कठिन से कठिन विषय को सरल से सरल बनाकर समझा देना, ताकि जब प्रश्न आए तो आप उसको सॉल्व कर लें, पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो जैसे कि पहले तो इसको साफ़ कर दें, बहुत जल्दी ये गंदे हो जाते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सा लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग आपने बहुत पहले, यानी कि आज से 3 से 4 दिन पहले आर्टिकल में आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया था जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर। ठीक है, वो क्या करता था, बड़े समूह को सीक्वेंस में लगाता था, क्रम में लगाता था। किस बड़े समूह को, जो हमारी कोशिका में कोई डिफ़ॉल्ट होती थी, कोई डीएनए या कोई आरएनए कहीं गड़बड़ करता था तो उसको क्रम में लगाता था। ठीक, उससे भी बड़ी सीक्वेंसिंग एक आ गई है, समझ गए, यानी कि पहले एक छोटी थी फिर उससे बड़ी थी जीनोम, अब उससे भी एक बड़ी सीक्वेंसिंग आ गई है। और इस बड़ी सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है, ये अभी नई अपडेटेड है, नया वर्जन है। इसको ऐसे समझो जैसे आप मोबाइल जब परचेज़ करते हो तो कभी आपको i7 मिलेगा, फिर आपको i8 मिलेगा, फिर आपको i14 मिलेगा, है ना। तो वो क्या होते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं। तो ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग ये पुरानी थी, उसी का अपग्रेड वर्जन है लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग। इतनी बातें क्लियर हो गई, बस आप इतनी अगर क्लियर हो गई तो अगर ये शब्द आ गया लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग का तो आप समझ जाओगे कि सर ये जीन एडिटिंग से रिलेटेड है या जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है। ठीक है, वाई गुणसूत्र का क्या मतलब है, देखो मानव के शरीर में कई प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। टोटल गुणसूत्रों की अगर हम बात करें तो 46 होते हैं, लेकिन ये पेयर में होते हैं। ठीक है, यानी कि 23 इधर 23 इधर, इसलिए जोड़ियों के रूप में अगर हम कहें तो 23 जोड़े ये गुणसूत्र होते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। दूसरी चीज़, ये वाई क्यों लिखा है, वाई जो गुणसूत्र है ये वास्तव में मेल में होता है। मेल का मतलब नर, यहाँ पे शब्द ये यूज होगा नर और मादा। ठीक है, तो नर में होता है वाई। वाई का मतलब ये होता है कि नर जब किसी महिला के साथ, मादा के साथ में जब इंटरेक्ट होता है तो इससे ये संभावना रहती कि जिस बेबी का जन्म होगा वो बॉय ही होगा। समझ गए, यानी कि वाई गुणसूत्र बॉय होने के या कहें लड़का होने के कह सकते हो कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देता है। ठीक, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर मादा में क्या होता है, मादा में एक्स होते हैं। ठीक है, डबल एक्स,
और पुरुष में क्या होते हैं, एक्स और वाई दोनों होते हैं। इसीलिए देखिएगा कि ज़्यादातर कई बार लड़का होगा, कई बार लड़की होगी, और अगर दोनों में मतलब किसी का ज़्यादा प्रभावित कह सकते हो स्पर्म हुआ तो फिर लड़कियां ही होती हैं, है ना। ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि सेक्सुअल एजुकेशन की ओर की बात है। तो जब हम अपनी बायो की क्लास पढ़ाएंगे तो वहाँ पे जब सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, सेक्स से रिलेटेड जब बातें करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं वहाँ पे आपको सेक्स से रिलेटेड कई सारी चीज़ें बताऊँगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आप लोगों की आगे की लाइफ के लिए या जिस लाइफ में आप लोग अभी जी रहे हो उसमें काम आएंगे। जैसे कई सारे आपके आस पड़ोस में लोगों को देखा होगा कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, किसी को वाजाइना कैंसर हो जाता है, ठीक है, या अगर मेल की बात करें तो उसको कोई प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी चीज़ों की आखिरकार मेन रूट क्या है, मेन जड़ क्या है, ऐसा होता क्यों है और आज के दौर में ऐसा क्यों हो रहा। तो ये चीज़ें वहाँ पे पढ़ाऊँगा क्योंकि ये काफ़ी सीरियस टॉपिक है। और दुख की बात हमारे देश में ये है कि ऐसे टॉपिक को जब आप पब्लिक पढ़ाते हो ना तो लोग इनकी रील्स बना के उसका बड़ा मिसयूज कर लेते हैं, इसलिए मैं इसको पब्लिकली नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए। तो ये शॉर्ट रीड, ये लॉन्ग रीड्स। अब करते हैं क्या, एक एक चीज़ पढ़ लेते हैं, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। नई लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग तकनीक ने वाई गुणसूत्र के एक छोर से दूसरे छोर तक के विश्वसनीय अनुक्रम प्रदान किया। अर्थात ये नई तकनीक है जो क्या करेगी, वाई गुणसूत्र। वाई गुणसूत्र का मतलब जो मेल है ना, जो बच्चे को जन्म देने वाला गुणसूत्र या जो जीन है, ठीक है, उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही, जैसे कई बार होता है ना, आजकल आप लोग देख रहे होगे एक नया ट्रेंड चल गया है कि लड़के की चाह है हर व्यक्ति को, है ना, कि ये तो मतलब पीढ़ियों से चली आ रही, लेकिन अब ज़्यादा ये चल रही है कि हम एक काम करते हैं कि अपने स्पर्म को हुई ऐसा मॉडिफाई करवा लेते हैं कि अगर पैदा होगा तो केवल लड़का ही पैदा होगा, लड़की नहीं पैदा हो सकती। इसको ऐसे आप समझ सकते हो। तो उस तकनीकी को आप कह सकते हो कि लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग तकनीक के रूप में यूज किया जाएगा, ठीक। तो वही है कि इसके नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। नेचर जर्नल पत्रिका में प्रकाशित हुआ है सेक्स जीन और शुक्राणु की कार्यप्रणाली। देखो वास्तव में ये जो वाई गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र होते हैं ना, ये सेक्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र के विकास तथा कुछ मिलियन वर्षों में गायब होने पर, बाकी मत पढ़ो। कोलेस्ट्रोल और मूत्राशय के कैंसर, मैंने बताया ना कि वेजाइना में जैसे कैंसर होता है तो क्यों होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बताऊँगा आपको, ठीक। अब देख लो लॉन्ग रीड्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी आप ऊपर की स्किप कर दो। लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग जिसे तीसरी पीढ़ी की अनुक्रमणिका है ना, यानी कि ये थर्ड जनरेशन, जैसे आप फाइटर जेट पढ़ते हो ना कि फोर्थ जनरेशन का फाइटर जेट है, या जो मिसाइल है वो फिफ्थ जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल है, वही चीज़ यहाँ पे, ठीक। कहा जाता है ये एक डीएनए अनुक्रमण तकनीक है जो पारंपरिक लघु पठित यानी कि शॉर्ट रीड्स अनुक्रमण विधियों की तुलना में अधिक लंबे डीएनए टुकड़ों के अनुक्रमण को सक्षम बनाती है, यानी कि काफ़ी लंबी डीएनए को ये एक तरीके से सीक्वेंसिंग में लाती है, ठीक। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है कि सेंगर क्या है, ये सब स्किप कर दो, छोड़ दो आप, ठीक है। ये भी सारे यहाँ पे बस ये वाली लाइन देख लो। शॉर्ट रीड अधिकांश आनुवांशिक भिन्नता को पकड़ सकता है। शॉर्ट रीड क्या करता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है तो बहुत माइन्यूट चीज़ को देखता है और उससे ये पता करता है कि एक पुरुष में उसके बच्चे के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है, जीन में। जबकि लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग जटिल संरचनात्मक वेरिएंट का पता लगाता है, मतलब कि अगर चेंजेस तो आए हैं लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत जटिल, बहुत डेप्थ होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझो कि आपके गांव का एक कोई डॉक्टर है या कोई एक हॉस्पिटल है, अगर आपका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है तो लोग नॉर्मली आपका इलाज कर देंगे। इवन पेट में अगर कोई खराबी तो पेट का वो ऑपरेशन तक कर देंगे, गले का भी कर देंगे। लेकिन जब बात दिमाग की आती है, मस्तिष्क की आती है, तो एक स्पेशलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट न्यूरोसर्जन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये समझना कि न्यूरो का मतलब बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट जो हमारी सेल होती है उसको ठीक करना, तो वही इस लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग में होता है, समझ गए। बाकी आप इसको मत याद रखना। आगे ये जिन्हें शॉर्ट रीड के साथ पता लगाना मुश्किल है, किसे मुश्किल है, जटिल संरचनात्मक वेरिएंट का, ठीक।
फिर बात आती है डीएनए, जीन और गुणसूत्र में क्या अंतर है। मैंने पहले भी पढ़ा है, लेकिन अभी बस देख लो कि डीएनए एक लंबा अणु है जिसे हमारा अद्वितीय आनुवंशिक कोड होता है। डीएनए दो रेशों से बनता है जो सर्पिल सीढ़ी के होते हैं। मैंने ऐसे बोला था ना, ये एक तरीके के सीढ़ी के रूप में बनता है, ठीक है। जैसे डबल हेलिक्स आकार नाम दिया जाता है, ठीक है, एक दूसरे के चारों ओर लिपटे होते हैं। इसमें 4 प्रकार के कह सकते हो एंजाइम होते हैं या बेस होते हैं, ठीक। एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, ये सब क्या क्या काम करते हैं, इनको जब डीएनए, आरएनए, जीन ये सब पढ़ाऊंगा ना, एक डिटेल टॉपिक, तो वहाँ कवर करा दूंगा। जीन क्या होते हैं, ये डीएनए के ही पार्ट होते हैं। जैसे ये डीएनए है, इन्हीं का एक पार्ट हो गया जीन, ये मैंने पहले पढ़ाया था, ठीक है। जिनमें शरीर में एक विशिष्ट अणु आमतौर पर एक प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए निर्देशों का सेट होता है, अर्थात ये एक प्रकार का शरीर में प्रोटीन को उत्पादित करते हैं। ये प्रोटीन क्या काम करता है, शरीर को कैसे बढ़ना है, कैसे काम करना है, आँखों का रंग कैसा हो, रक्त का रंग कैसा हो, उस पर्सन की ऊंचाई कैसी हो, है ना, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है ये जीन। प्रत्येक कोशिका में जीन के 2 सेट मौजूद होते हैं, एक माँ से प्राप्त होता है, एक पिता से। वही पुरानी बातें जो मैंने बताया ना, XX या XY, ठीक है। अब कोई भी इंटरेक्शन होगा तो एक ही एक तो मिलेगा, ठीक है। 46 पार्सल को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। 46 का मतलब जोड़ियाँ की अगर बात करें तो 23, ठीक। गुणसूत्र क्या होते हैं, तो देखो प्रत्येक कोशिका का एक केंद्रक होता है। जैसे कोशिकाएं होती ना, सेल, उनका एक केंद्रक होता है, और इस केंद्रक में 4 पार्ट होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक कला, दूसरा होता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं केंद्रिका, और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं क्रोमेटीन। ध्यान से सुनना, उसको बोलते हैं क्रोमेटीन। और क्रोमेटीन जब प्रॉब्लम में आता है, जब इसमें कोई टूटन फूटन होती है, कोई सिकुड़न होती है, ठीक है, तब ये छोटे और मोटे या लंबे धागों का रूप ले लेता है। और जिन धागों का रूप लेता है, इन्हीं धागों के समूह को बोलते हैं गुणसूत्र। समझ गए। गुणसूत्र किससे रिलेटेड होता है, कोशिका से। यहाँ पे देखो इतना डेप्थ में नहीं दिया, लेकिन आपको मैंने बस समझा दिया, ठीक। प्रत्येक गुणसूत्र हिस्टोन नाम के प्रोटीन के चारों ओर मजबूत कुंडली डीएनए से बने होते हैं। अब ये हिस्टोन है, एक आप और पढ़ेंगे प्रिस्टोन, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको स्किप करो अभी। यहाँ पे कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं, ठीक है। क्यों दिखेंगे केंद्रक में, जब ये केंद्रक का एक पार्ट है तो क्यों दिखेंगे, नॉर्मल सी बुद्धि लगाओ। अब वाई गुणसूत्र, इसके निष्कर्ष वही चीज़ें कि एक पुरुष निर्धारण गुणसूत्र है। अब यहाँ बच्चा थोड़ा ना लिखेगा, पुरुष ही लिखेगा, है ना, यानी कि मेल को डिनोट करने वाला एक तरीके का गुणसूत्र। ये बताता है, ये लिंग डिसाइड करता है कि मेल ही होगा, ठीक है, जो भ्रूण में वृषण के विकास को निर्देशित करता है। वाई, एक्स और मानव जीनों के 22 अन्य गुणसूत्रों से बहुत अलग होते हैं। मतलब टोटल हमने क्या पढ़ा, 23 जोड़े पढ़े, ठीक है, यानी कि 46 होते हैं। उनमें से वाई और एक्स को हम अलग कर देते हैं, जो कि मानव जीनोम के 22 अन्य गुणसूत्रों से अलग होते हैं। ये आकार में छोटा होता है, इनमें बहुत सारे डीएनए अनुक्रम होते हैं, ठीक है। जो वाई है वो एक्स और मानव जीनोम के 22 अन्य गुणसूत्रों से अलग माने जाते हैं। इस लाइन को समझिए। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ, मैंने जल्दी में पढ़ लिया, मुझे लगता है कुछ को नहीं समझ में आया होगा। देखो अभी मैंने क्या बोला था कि वाई जो गुणसूत्र होते हैं वो मेल को डिनोट करते हैं, एक्स जो होते हैं वो फीमेल को करते हैं। फीमेल में 2 एक्स होते हैं और मेल में एक्स और वाई दोनों होते हैं। यानी कि मेल जो होता है वो लड़की को भी जन्म दिला सकता है और लड़के को भी दिला सकता है, लेकिन फीमेल जो होती हैं वो लड़कियों को ही दिला सकती हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है इस हिसाब से, है ना। बाकी साइंस का क्या पता है, मुझे नहीं पता, ठीक। तो अब इसी चीज़ का एक एक आप ले लो, वाई और एक्स, ठीक। तो ये वही कह रहा है कि जो वाई गुणसूत्र है वो एक्स और मानव जीनोम के 22 अन्य गुणसूत्रों से बहुत अलग होता है। सिंपल सी बात है, अलग ही होगा। जब ये फीमेल को डिनोट करेगा और ये मेल को करेगा तो अलग तो होगा ही। ये आकार में छोटा होता है, कौन, वाई, और इसमें बहुत सारे डीएनए अनुक्रम होते हैं। किसमें, वाई में, जो लक्षणों जंग डीएनए में योगदान नहीं करते। एक्स पर लगभग 1000 की तुलना में केवल 27, जिससे गुणसूत्र को अनुक्रमित करना कठिन हो जाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ गए, बाकी आपको नहीं याद रखना है। कहने का मतलब है कि जो वाई वाला होता है छोटा होता है, एक्स में क्या होता है 1000 में केवल 27 ऐसे क्षेत्र आते हैं जहाँ पे हम उनको अनुक्रमित करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत कठिन है। मोटे तौर पे ऐसे समझो, 1000 सिक्कों में छांटना है कि वो 27 सिक्के कौन से हैं,
तो नॉर्मल सी बात है, कठिन है। और यहाँ आपको 100 में छांटना है कि 22 कौन है। ठीक, चलिए ये चीज़ें आप समझ गए। बाकी ये आप देख लो, किसी काम के आपके नहीं आएंगे। ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हो। अगला है छठी लघु सिंचाई गणना। इस पे क्वेश्चन देखो, ऐसा तो नहीं पूछेगा कि कब जारी की कब नहीं जारी की। ठीक है, 6 सेंसस है। इस पे जो मुझे पता है क्वेश्चन आ सकता है, वो आ सकता है सिंचाई को लेकर कि भारत में सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई किन किन माध्यम से होती है। यानी कि भूजल में होती है तो किन से, कुओं से होती है, ट्यूबवेल से होती है, किन से होती है। तो बस यही फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बाकी ऊपर की सारी चीज़ें बेकार हैं। ठीक, देश में कुल 23.14 मिलियन लघु सिंचाई, MI जहाँ वर्ड आपको मिलेगा ना, इसका मतलब समझना माइक्रो इरिगेशन। GW जहाँ वर्ड मिलेगा, इसका मतलब समझना ग्राउंड वाटर। SW जहाँ मिलेगा, उसको समझना सरफेस वाटर। ठीक है, क्योंकि आगे यही शॉर्ट में आपको मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे ये प्रकार तो आप इसको स्किप कर दो, लेकिन यहाँ 2-3 चीज़ें देख लो कि लघु सिंचाई योजनाओं में खोदे गए कुओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, अर्थात इस बार कुओं को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। फिर उसके बाद कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम और गहरे ट्यूबवेल। जिसको ट्यूबवेल ना पता हो, साधारण सा खेतों में एक तरह का पंप होता है मोटा मोटा, जो कि ज़मीन से पानी निकालता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्यूबवेल। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनेगा। भारत में MI मतलब माइक्रो इरिगेशन लघु सिंचाई योजनाओं में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। अब यहीं पे क्वेश्चन बना देगा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु टॉप पर हैं, उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, तो गलत हो जाएगा। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खोदे गए कुओं, सतही प्रवाह और सतही लिफ्ट योजनाओं में महाराष्ट्र अग्रणी है। एज इट इज ऐसे ही आएगा, क्योंकि ये PIB का आर्टिकल है भाई साहब, और ऐसे ही टच करती UPSC कठिन क्वेश्चन बनाने में। ठीक, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब क्रमशः उथले ट्यूबवेल, मतलब उत्तर प्रदेश उथले ट्यूबवेल में, कर्नाटक मध्यम में और पंजाब गहरे ट्यूबवेल में अग्रणी है। SW मतलब सरफेस वाटर योजनाओं में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इस पे भी बन जाएगा कि 96.6% जो माइक्रो इरिगेशन योजनाएं वो निजी स्वामित्व के अधीन है। यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा सरकारी स्वामित्व है, तो गलत हो जाएगा। ग्राउंड वाटर जो योजनाएं हैं उनमें भी निजी संस्थाओं का स्वामित्व इतना है। सरफेस वाटर जो योजनाएं उसमें भी, कहने का मतलब हर जगह पे निजी संस्थाओं का डोमिनेंस है। तो इसको बस ऐसे ही लिख लेना यहाँ पे, निजी संस्थाओं का स्वामित्व। ठीक, तो क्या होगा, आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा फैक्ट कि सरकारी भी हैं या नहीं है। ठीक, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना। पहली बार माइक्रो इरिगेशन योजना के हिस्सेदारों के लिंग पर डेटा एकत्र किया गया कि महिलाएं कितनी, पुरुष कितने हैं। ये चीज़ें आपसे नहीं पूछेगा। वित्त पोषण वगैरह ये कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा, आप इसको स्किप कर दो। लघु सिंचाई योजनाएं क्या होती हैं? एक प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं जो 2000 हेक्टेयर तक के कृषि योग्य कमांड क्षेत्र की सिंचाई के लिए सतही जल या भूजल का प्रयोग करती हैं। ऐसा क्वेश्चन मुझे याद है, एक कृषि योग्य कमांड क्षेत्र को लेकर UPSC ने पूछा है, शायद 2014 के आसपास पूछा होगा। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो पूछा होगा वहाँ पे, तो आप उसको देख सकते हैं जाके। ठीक, अच्छा मैंने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया आपका INS धारणी वाले में ना, रुको मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर था INS धारणी। किस में मिलेगा वो, 2016 में होगा शायद। हाँ, ये देखिए ये क्वेश्चन था जो मैं आपको बता रहा था ना, तारागिरी को। INS अस्त्र धारणी, जिसका हाल ही में उस समय करंट में चर्चा में था। उभयचर युद्धपोत है, मतलब एम्फीबियन, जो पानी में और ज़मीन में दोनों में चल जाए। नाभिकीय शक्ति चालित पनडुब्बी है तो नहीं। टॉर्पीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान है, बिल्कुल। ठीक है, मतलब ये टॉर्पीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान मतलब वही फ्रिगेट के रूप में इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं दिखाता इसीलिए हूँ ताकि आपको पता रहे। तो CCA ऐसा क्षेत्र जो खेती के लिए उपयुक्त होता है, योजना के सिंचित किया जाता है। अब इसको 6 उप श्रेणियों में बांटा जाता है, 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। तो आप बस इनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, प्री में नहीं। कौन कौन सी संबंधित सरकार की पहले ही आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मिशन काकती, देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाया करें ना, तो इनसे नाम से ही समझने की कोशिश किया करो कि ये कहाँ पे होगा। काकती राजवंश हिस्ट्री में आप पढ़ते हो। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताना कि मिशन काकती क्या है, भले गूगल से सर्च करके बताओ, लेकिन बताओ, कम से कम आपको 2-3 जानकारी वहाँ और तो पढ़ने को मिलेंगी। ठीक।
ठीक है। अगला आर्टिकल है बिजनेस 20। अभी आप एक नाम सुन रहे हो ना G20, तो बस बिजनेस 20 वही चीज़ है, इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है। अर्थात G20 देशों के जितने भी व्यापारिक साझेदार हैं, मतलब G20 देशों में जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं। भाई देखो G20 की मीटिंग क्यों होती है? इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी? विभिन्न देशों के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जब वो पार्टिसिपेट करेंगे, एक देश से दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको टैरिफ की सुविधाएं मिलेंगी, गवर्नमेंट के अंतर्गत बहुत सारे फीचर प्रोवाइड किए जाएंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा, तभी तो सब होगा। नॉर्मल सी बात है। तो जब विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मिलकर कहीं इन्वेस्ट करेंगी तो हम उसको B20 कह देंगे। तो ये G20 के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे जो मेंबर होंगे वो G20 वाले ही होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बुद्धि दौड़ाना नहीं, लेकिन यूपीएससी मूर्ख बनाने के लिए आपको कोशिश कर देगी कि G20 में मलेशिया न्यूजीलैंड शामिल नहीं है, लेकिन B20 में सिंगापुर और मलेशिया शामिल हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्योंकि यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा है 2020 में कि G20 के कौन से मेंबर थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुलना करने को आएगा, और ये थिंकिंग किसी की नहीं होगी। हर आदमी, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको G20 पे ही क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन B20 का G20 से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, रेस। ऐसे जब वर्ड आपको कहीं मिला करें ना, तो एक बुकलेट बना लो, वहाँ पे लिख लिया करो। ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हो एसे में, एथिक्स में, अपने आंसर राइटिंग में। लास्ट में जब निष्कर्ष देते हो कि सरकार को रेस पॉलिसी पर काम करना चाहिए, अर्थात रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्विटेबल सोसाइटी को प्रमोट करना चाहिए। तो ये शब्दों से क्या होता है ना, आंसर में जान आती है। मैं तो सिखाऊंगा, हजारों ऐसे वर्डों से आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन अभी आप भी करते रहिए धीरे धीरे, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। अब ये देख लेना, पढ़ लेना कि G20 की मीटिंग थी, है ना, ये चीज़ें हुई। देखो मैंने कोर बता दिया, अब आप इसको पढ़ लोगे, चीज़ों को समझ जाओगे, ठीक है। शेरपा का मतलब प्रतिनिधि होता है, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। थीम यही थी जो मैंने अभी आपको बता दी, है ना। अब देखो हिंदी में नहीं याद कर सकते हो कि जिम्मेदार, और मज़ा भी नहीं आएगा। जैसे मुझे याद है कि नेट JRF ने क्वेश्चन पूछा था अभी कि R3 का क्या मतलब होता है ना, रिसाइकल, रीयूजेबल, है ना, इन चीज़ों को लेकर। तो वही चीज़ है कि ये शब्द आपको पता हो, R3 क्या है, R4 क्या है, तो ये काम आएंगे आपके। अब यहाँ पे मेंबर कंट्री, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो जितने G20 के मेंबर हैं वही इसके मेंबर है। अब यहाँ मोटा मोटा ध्यान दो, क्या इसका मलेशिया मेंबर है? नहीं है। क्या इसका वियतनाम मेंबर है? नहीं है। अब वियतनाम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चाइना है, तो इसलिए वियतनाम में नहीं होगा, ठीक है। क्या सिंगापुर मेंबर है? तो नहीं है, ठीक है। क्या न्यूजीलैंड इसका मेंबर है? नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया है। अब यही फैक्ट अगर आपको आगे यूपीएससी में पता होते 2020 के समय में, दावे के साथ कह सकता हूँ किसी को नहीं पता थे, तुक्के ही मार के आए होंगे लोग, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ अगर पता होते तो आप क्वेश्चन कर सकते थे। जैसे देखो क्वेश्चन यूपीएससी ने क्या पूछा है, ठीक है, 2020 के पेपर में। बड़ा बैक ईयर आप लोगों को दिखाना पड़ता है। 2020 में कब आया क्वेश्चन? शायद 50 के बाद आया होगा, है ना, 64, 61 यहाँ पे। हाँ ये देखो क्वेश्चन, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको ना एलिमिनेट जिसको करना आता है, ठीक है, वो इसका आंसर निकाल सकता है। कैसे? किस समूह के सभी चारों सदस्य G20 मेंबर हैं, मतलब इन चारों में कुछ तो हैं, लेकिन चारों जिसमें हो वो अलग ग्रुप आप बताइए, ठीक। तो अब यहाँ पे आप देखो, मुझे नहीं पता कि अर्जेंटीना है, मैक्सिको है, दक्षिण अफ्रीका, टर्की है, लेकिन हम एलिमिनेट इसमें करना है। क्या? जैसे हमको पता है कि मलेशिया इसका मेंबर नहीं है और न्यूजीलैंड मेंबर नहीं, तो ये तो कट हो गया। अब यहाँ ब्राज़ील है, सऊदी अरब है, ये तो पता है, लेकिन वियतनाम इसका मेंबर नहीं है, ये भी कट हो गया आपका, ठीक। इंडोनेशिया है, जापान है, लेकिन सिंगापुर नहीं है, ये भी कट हो गया। तो ऐसे कट करके हम ए आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा B20, ऐसे ही करके, है ना, घुमा देगा आपको। बच्चे भड़क जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन, बोलेंगे पता नहीं कहाँ से करंट अफेयर्स आ गई,
ठीक है। बाकी यही चीज़ें हैं बेसिक फालतू की बातें कि बिज़नेस को कैसे प्रमोट करना चाहिए कोविड के बाद, या किसी भी जो बिजनेसमैन है जो अपने प्रोडक्ट बनाता है उसको केवल बिक्री पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि अपने ब्रांड को भी वैल्यू देनी चाहिए, कस्टमर को भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। उपभोक्ता दिवस मनाना चाहिए, जो क्रिप्टो करेंसी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ये दुनिया भर की फालतू की चीज़ें हैं, आप इनको स्किप कर सकते हो। अगला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच विमानन सहयोग। ये आर्टिकल दो चीज़ों के लिए बस मैंने यहाँ पे दिया है, एक तो सामान्य जानकारी के लिए, दूसरा मज़े के लिए। मज़ा क्यों वो बाद में बताऊंगा, सामान्य जानकारी पहले जान लो। एक तो लोकेशन, ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन और न्यूजीलैंड की। मैपिंग की क्लास में मैं ऑलरेडी कराऊंगा, लेकिन बेसिक यहाँ जान लो। न्यूजीलैंड को दो पार्ट में बांटा जाता है, नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। यहाँ पे माउंट कुक नाम की एक चोटी है, ये इंपॉर्टेंट है। और दो सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वींसटाउन और क्राइस्टचर्च, ठीक है, और ऑकलैंड, ये सिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पे कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ है। उससे भी बड़ी बात टस्मान सी है, नीचे यहाँ तस्मानिया है, ठीक है। ये कोरल सी है, ये वनातू आइलैंड है, ये न्यू कैलेडोनिया है, ठीक। ये ताइमोर सी है, ईस्ट ताइमोर उसके ऊपर है। ये लोकेशन अपने मैप में भाई साहब कर लिया करो। कितनी बार आप लोगों से कहें, जो ऑक्सफोर्ड है उसको किस लिए लाए हो, ऐसी शक्ल दिखाने के लिए, ठीक है। चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन का मतलब विमान से रिलेटेड, ठीक है। हमारे देश का जो एयर इंडिया है वो उनके देश में जाता है, उनका हमारे यहाँ आता है ना। तो नागरिक उड्डयन उसको बोलते हैं, विमान यातायात से रिलेटेड। जहाज पत्तन या जहाज रानी किसको बोलते हैं, पानी वाले जहाज से रिलेटेड, ठीक। तो यहाँ पे चीज़ समझो, नागरिक उड्डयन में समझौते के लिए बात हुई है। और इससे भी बड़ी बात हुई है, भारत को न्यूजीलैंड चाहता है कि भारत GRA में शामिल हो जाए। GRR क्या है, ये ग्लोबल रिसर्च अलायंस है, ठीक है। ये क्या काम करती है, ये एग्रीकल्चर में मीथेन को कैसे कम किया जा सकता है, वो कौन कौन से हम इनपुट्स का यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं जिससे एग्रीकल्चर तो हम करें लेकिन मीथेन का उत्सर्जन ना हो। जैसे मैंने आपको बताया धान के खेत से मीथेन का उत्सर्जन होता है, तो हम इस तरह से धान की खेती की उपज करें कि मीथेन का उत्सर्जन ना हो। तो ये चीज़ों पर रिसर्च होती है। इंपॉर्टेंट बात है कि 67 कंट्री तो इसके मेंबर हैं, बट इंडिया अभी इसका मेंबर नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस हैं इस टॉपिक पे क्वेश्चन आने के, क्योंकि ये नया होता है और नॉर्मली कहीं पढ़ाया नहीं जाता है कहीं पे, ठीक। विमान में स्वतंत्रता यातायात अधिकार, ये मैं भी बताऊंगा। देखो इसका मतलब क्या, वो आर्टिकल अभी छूटा नहीं है, ध्यान देना, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, थोड़ा क्रम चेंज हो गया GRA का, इसके बाद है, ठीक। इसका क्या मतलब है स्वतंत्रता यातायात अधिकार का मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई विमान इंडिया से उड़ा, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया इसको जाना है, ठीक। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड इसको जाना है, ठीक। तो इंडिया से उड़ा, ये न्यूजीलैंड जाना चाहता है, लेकिन इसका बीच में फ्यूल ख़त्म हो गया या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, या न्यूजीलैंड का जो रोड है आसमान वाला वो खाली नहीं है, स्पेस खाली नहीं है, तो ये 2 पल के लिए या तो ऑस्ट्रेलिया में रुक जाएगा, या तो यहाँ ईंधन भरवाएगा, या तो यहाँ पे रुक कर यहाँ अपने को वापस कर लेगा और यहाँ के विमान से दूसरे को बैठा के दूसरे वहाँ न्यूजीलैंड भेज देगा। कहने का मतलब कई ऑप्शन होते हैं जिससे एक देश का जो विमान है वो दूसरे देश में अपनी यात्रा को सुगम बनाता है, ठीक। उन्हीं को बोलते हैं स्वतंत्रता यातायात अधिकार, ठीक। अब यहाँ पे मैंने 9 स्वतंत्रता अधिकार दिए हुए हैं। एक अधिकार ये कि किसी टेरिटरी का यूज करते हुए चला जाए, मान लो यहाँ से किसी देश को जाना है कंट्री B में, ठीक। तो उसको क्या है, दूसरे देश का मजबूरी बस एयर स्पेस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंट्री A से B चला गया। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने देखा होगा कि जब हमको यूक्रेन से भारतीयों को निकालना था, ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन क्या था, नई दिल्ली के पास, भारत सरकार के पास, कि वो पंजाब से जो उसके C-17 ग्लोबस्टर विमान उड़ते थे, वो चाहते तो पंजाब से सीधे उड़ के पाकिस्तान से होते हुए, एक मिनट मैप दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। हाँ, जैसे ये आप मैप देख रहे हो, ठीक है। अब हमारे जो C-17 ग्लोबस्टर थे उनको यूक्रेन जाना था, ठीक। तो वो यहाँ पंजाब से चाहते तो उड़ान भरते, ठीक है, इस जगह से यहाँ से उड़ान भरते और यहाँ से उड़ान भर के वो सीधे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से होते हुए अपना यूक्रेन पहुँच जाते, ठीक। लेकिन हमारी वायुसेना की एक पॉलिसी है कि वो दुश्मन देश के बॉर्डर के ऊपर से कभी नहीं जाएगी।
और यही भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है कि जब वो किसी फॉरेन टूर पे जाते हैं तो वो कभी भी, अगर उनका पायलट जो है भारतीय वायुसेना का है, नॉर्मली वही होता है, ठीक है, तो वो उनको कभी भी किसी दुश्मन देश के बॉर्डर के ऊपर से नहीं ले जाएगा। ठीक, तो वो क्या करेंगे, इस बॉर्डर से ना लेके यहाँ किनारे किनारे जो इंटरनेशनल वाटर बॉडी का जो बॉर्डर है वहाँ से ले जाके फिर ईरान हमारा दोस्त है तो ईरान से हम सीधे अपना फिर निकल जाएंगे, यानी कि दुश्मन देश पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जाएंगे। तो अगर हम जैसे, लेकिन पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान को अगर बांग्लादेश जाना है तो हमारे ऊपर से जाएगा। ठीक है, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा राजस्थान में पाकिस्तान के विमान को रोक दिया गया था। ठीक, सुनने में खबर आई थी कि दिल्ली जाके इसमें बम ब्लास्ट करने वाला है, तो हमारे दो जो सुखोई विमान है उन्होंने उसको पीछा करके फाइटर जेट ने इसको रोक दिया था। ठीक, तो वही चीज़ें यहाँ पे कि अगर एक देश से दूसरे देश को कहीं जाना, या आसमान में आप देखते हो कि कुछ विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं तो हमारे यहाँ नहीं उतरना चाहते, वो हमारे एयर स्पेस का यूज करके जाना चाहते हैं। बस यही चीज़ें हैं यहाँ पे कि एक तो ये हो गया टेरिटरी का हमने यूज किया, दूसरा क्या होगा कि हम वहाँ पे गए, लैंड किए, ठीक है, किसी पर्पज़ के लिए, कुछ सामान वामान या फ्यूल करवाने के लिए, तीसरा हमने वहाँ पैसेंजर को उतार दिया है ना। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आप बस देख लो, पढ़ लो, बाकी आपको यहाँ पे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो अगला इम्पोर्टेंट है वो है वही वैश्विक अनुसंधान गठबंधन, जिसमें इंडिया को शामिल होने के लिए कहा जा रहा, बट इंडिया भी मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ के GRA काउंसिल ग्लोबल रिसर्च अलायंस है, किन चीज़ों पे काम करती है कि पैडी राइस कैसे उगाना चाहिए, पशुपालन कैसे करना चाहिए, जो फसल है उसको कैसे उपजाना चाहिए, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके कैसे करना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, पशुपालन, खेती, व्यापार, इन तीनों को मिलाकर हिस्ट्री में क्या बोला जाता है, वार्ता। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, GRA क्या है, एक इंटरनेशनल संगठन है जो ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन में वृद्धि किए बिना अधिक खाद्यान्न उत्पादन के तरीकों को खोजता है। ग्रीन हाउस गैस में मीथेन शामिल है, शामिल है। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है, शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है, SO2 शामिल है, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वाष्प शामिल है, वाटर वाष्प का मतलब जल वाष्प उसमें शामिल है। ऐसे चीज़ें याद किया करो। ठीक है, न्यूजीलैंड द्वारा लॉन्च किया गया था, 67 देश हैं 2009 में। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन घुमा देगा कि ये COP21 का पार्ट है, ग्लासगो समिट में लॉन्च किया गया, या 1992 के रियो डी जेनेरियो समिट में किया गया, या रियो 10 की पहल है, या रियो 20 की पहल है, तो सब याद रखना। ठीक है, बाकी ये आप देख लो, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक, लास्ट हमारा आर्टिकल है टेथर्ड ड्रोन और सिमुलेटर के बारे में। बड़े अच्छे दोनों हैं, है ना, आपके लिए फ़ायदा करा दूंगा और मैं अपना फ़ायदा आगे कराना भी चाहता हूँ, तो ये दोनों काम के हैं। क्या है टेथर्ड ड्रोन? टेथर्ड ड्रोन का मतलब ये होता है कुछ इस तरह का ड्रोन। ठीक, इस तरह की ड्रोन की खूबी क्या होती है कि ये ड्रोन हवा में उड़ता रहेगा और इसको कंट्रोल नीचे से एक पर्सन करेगा। कहोगे सर ये तो सब लोग करते हैं, हाँ, तो जो सब लोग करते हैं उनको टेथर्ड ड्रोन ही बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक और इसका फीचर है कि इसमें नीचे किसी भी चीज़ को उठाकर ले जाने की भी क्षमता होती है, मतलब छोटे लेवल पे 5 से 10 किलो 20 किलो तक के आइटम्स को। अब छोटा आइटम क्या हो सकता है छोटा सा गोला बारूद ले जाए, है ना, तो ये उसका भी काम कर सकता है कि दुश्मन अगर हमारे यहाँ हमला कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है, तो उसी के ऊपर जाके बम फोड़ देना, ये समझ सकते हो। ठीक है, तो ये टेथर्ड ड्रोन है। आप इसका छोटा भाई समझ सकते हो, शादियों में आजकल जो ड्रोन चलते हैं वो जयमाला लेकर आते हैं ड्रोन, है ना, तो वही समझ सकते हो इस ड्रोन को भी। ठीक, तो ड्रोन का मतलब समझ गए। ठीक है, मानव रहित UAV होते हैं, यानी कि अनमैन्ड व्हीकल होते हैं, इसमें मानव नहीं बैठा होता है। ठीक, पंख होते हैं जो दिन रात काम करते रहते हैं, सतर्कता बनाते हैं, वीडियो भेजते हैं। अब वही है कि एक हमारे पास रिमोट होता है जिसमें वीडियो स्क्रीन होती है और ये अपना हवा में उड़ रहा होता है, वहाँ से हम सब कुछ लोकेट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ठीक, ये बस बेसिक चीज़ें, इनको देख लेना। अब बात करते हैं सिमुलेटर की। सिमुलेटर क्या होता है? एक आर्टिफिशियल कमरा होता है, या कह सकते हो एक तरह का प्रोटोटाइप होता है किसी भी व्हीकल का। अब जैसे यहाँ पे इन सज्जन को देख रहे हो, इन पुलिस वाले सज्जन को, ठीक है, क्या इनकी खास बात है? आगे इनमें यहाँ पे 3 TV स्क्रीन लगाए हुए हैं। ठीक, और ये एक डब्बा है, लेकिन कार का पूरा सिस्टम बना है, सीट बेल्ट लगाए हैं, ये पूरी कार बनी हुई है। ठीक, अर्थात हम गाड़ी, ओरिजिनल गाड़ी में ना जाके एज अ वीडियो गेम के रूप में कार कैसे चलानी चाहिए उसकी ट्रेनिंग देने का काम करता है सिमुलेटर।
इसी को बोलते हैं सिमुलेटर, अर्थात एक तरीके का प्रोटोटाइप या एक तरीके कह सकते हो कॉपी। ठीक है, जैसे आप में से जिनको गाड़ी चलानी सीखनी हो तो आप देखते हो कि ड्राइविंग लाइसेंस वाली कारें होती हैं जो ड्राइविंग करना सिखाती हैं, उसमें उतना मज़े से आप नहीं सीख पाओगे, बल्कि बहुत सारा पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक, ये तरीका बहुत अच्छा है। मारुति ये काम करती है, मारुति सिखाती है, तो वहाँ आपको 2 से 3 घंटे ऐसे ट्रेनिंग दी जाएगी और एक्चुअल में सारी फीलिंग आएगी आपको। साइड मिरर है ना, बैक मिरर, फ्रंट कितनी स्पीड रखो, गियर कैसे बदलो, एक्सीलेटर कैसे लो, मतलब पूरी फीलिंग विथ एक्सीडेंट कैसे होगा, सब कुछ ये आपको एक एआई जनरेटेड के ढंग से आपको सिखा देगा एज ए वीडियो गेम की तरह। बस इससे ज़्यादा मत समझो। तो यही सिमुलेटर भारत सरकार ने मंगाए हैं, किस चीज़ के लिए, कि जो हमारे टैंक हैं और जो लड़ाकू वाहन हैं उनको कैसे चलाया जाए, सिखाने के लिए। अभी क्या होता है कि अगर हमें टैंक को चलाना है तो बैठा देते हैं उसको, ठीक, तो क्या होगा कि वो टैंक कई बार लोग यूज भी नहीं कर पाते, उससे हमारा फ्यूल भी खर्चा होता है, नुकसान भी होता है। लड़ाकू विमान की अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, उड़ाते हैं, तो कई बार वो क्रैश भी हो जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों से बचा जाएगा, तो इसलिए सिमुलेटर का यूज किया गया। बाकी आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, हालांकि वो करंट का ही क्वेश्चन था, ठीक है। मैं आपको वो क्वेश्चन और आपको लास्ट दिखा देता हूँ, ताकि फिर आज हम अपने इस क्लास को कंप्लीट कर लें। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन था चर्चा में, है ना, ड्रोन टाइप का ही है कि थार्ड क्या है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, THAAD। तो ये एक तरीके की अमेरिका की मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। जैसे आप जब पढ़ेंगे आगे चल के, है ना, अभी जैसे आप पढ़ते हैं ना S-400, तो वो भी रसिया की है, तो ऐसी ही चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक। तो बस यही बेसिक चीज़ें हैं, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बार मैप मैं और दिखा दूँ लास्ट में, किस चीज़ का मैप मुझे दिखाना है आपको, ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का और पलाऊ का, ठीक। तो ये देखो इंडोनेशिया मैंने आपको दिखाया, ये बांडा सी आपको दिखाया, ये तैमूर सी आपको दिखाया, ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाया, ये अराफुरा, ठीक है, ये पापुआ न्यू गिनी, ये सोलोमन आइलैंड, ये नौरू आपका, ठीक है, ये माइक्रोनेशिया, इसमें बहुत सारे आइलैंड होते हैं, ये गुआम, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको दिखाऊँ, यहीं पे मैरियाना ट्रेंच है गुआम के पास ही, ठीक है। यहाँ पे मार्शल आइलैंड, ठीक है, इनको भी आप लोकेशन कर सकते हो, ये तुवालू, ये वनातू, ठीक है। अब यहाँ पे मिल जाओ भाई, मुझे लगता है बेचारा नाराज़ हो गया है, कहीं खो गया है। चलिए कोई बात नहीं, अब नहीं मिल रहा है तो उसको क्या ही करें, ठीक। ये आपका न्यूजीलैंड यहाँ पे, ठीक। तो ये आप एक तरीके से देख सकते हो लोकेशन, है ना, ऑकलैंड, हैमिल्टन, वेलिंगटन, है ना। आपने एक देखा होगा, एक साथ वो है वेलिंगटन फ़ोटो, मतलब टीना डॉगी जी की और अतारा आमिर सर की, है ना, वो वेलिंगटन की फ़ोटो है, ठीक। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। तो इस तरीके से आज का न केवल हमारा करंट कवर हुआ, बल्कि आज से हमारा पूरा अगस्त के महीने का करंट कवर हो गया। अगस्त के महीने मतलब 21 अगस्त से लेके 31 तक का, ठीक। कल से हम 1 सितंबर से सितंबर वाले करंट को शुरू करेंगे। आपके मन में 2 प्रश्न होंगे जो लाजमी सी बात है। पहला प्रश्न होगा कि सर 21 अगस्त से पहले का करंट कब होगा, कैसे होगा? तो 21 अगस्त से पहले का करंट 10 सितंबर से शुरू होगा, वो मंथली वाइज आएगा। मंथली वाइज का मतलब जैसे आप मैगजीन हमारी आती है ना 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, तो उस 1 से 15 जनवरी के 10 पार्ट आएंगे, उसी तरह 16 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक के 10 पार्ट आएंगे, अर्थात 20 पार्ट में पूरे के पूरे महीने को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और वो पीछे से चलता रहेगा, अर्थात पहले आपका जनवरी हो जाएगा, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कोशिश ये रहेगी कि सितंबर और अक्टूबर के माह तक पूरा का पूरा आपका बैकलॉग कवर हो जाए करंट अफेयर्स का, ठीक। और हम एक और प्रयास ये भी है कि जैसे ये डेली करंट का जो आ रहा है ना, ये आता ही रहेगा। जैसे मान लो अभी आपने 21 से 31 तक का पढ़ लिया, ठीक, तो जब हम 15 अगस्त तक का करंट मंथली का कवर कर चुके होंगे, तो 16 अगस्त से 31 अगस्त में भी 10 पार्ट आएंगे और ये फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही सितंबर में 1 से 15 सितंबर तक भले आप डेली का पढ़ लो, लेकिन उसका मंथली का पार्ट अलग ही आएगा, ताकि जिसको मंथली पढ़ना हो मंथली पढ़ ले और जिसको ऐसे डेली पढ़ना हो ऐसे पढ़ ले, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में 1 सितंबर 2023 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।